हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। यह टॉपिक है राजस्थान वन आरा मिलों की स्थापना एवं नियम 1983। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये नियम क्या है। तो राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 व 42 के तहत नियम बनाने की प्राप्त शक्तियों का उपयोग लेते हुए राज्य सरकार ने इमारती लकड़ी को काटने और परिवर्तित करने के संबंध में ये नियम 1983 में बनाए गए हैं। ये इसमें आरा मिलों की परिभाषा इत्यादि इस नियम संख्या 2 में दिए हुए हैं। अब सबसे पहले है आरा मिलों की स्थापना। तो इस नियमों में प्रावधान किया गया है कि नियम संख्या 4 के तहत आरा मिलों की स्थापना के लिए परमिट प्राप्त करना होता है। अब ये परमिट कैसे प्राप्त किया जा सकता है कि इसका क्या प्रोसीजर है, वो इस नियम 4 में दिया हुआ है, वो आप अवलोकन कर लें। और आरा मिल के एस्टेब्लिश होने के बाद यानी परमिट लेने के बाद उस आरा मिल को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और लाइसेंस को जारी करने की प्रक्रिया आदि नियम 7 और 7A में दी हुई है। ये लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया क्या है वो नियम का आप अवलोकन कर सकते हैं। अब यह है कि इस नियम में कौन से ऐसे कृत्य है जो निषेध किए गए हैं। तो ये निषेध किए गए कृत्य नियम संख्या 3 में दिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से कि भी कोई भी व्यक्ति बिना परमिट के आरा मिल की स्थापना नहीं करेगा, बिना लाइसेंस के आरा मिल को ऑपरेट नहीं करेगा, या किसी के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं, तो आरा मिल ऑपरेट नहीं करेगा। और भी प्रावधान दिए हैं जो मैं इसमें डिस्प्ले कर रहा हूं और डिस्प्ले के साथ साथ कमेंट्री भी कर रहा हूं। रूल 3 एक्ट प्रोहिबिटेड। 1. No person or authority shall, after the commencement of these rules, establish any new sawmill except under in accordance with a permit granted under Rule 4. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात कोई व्यक्ति या अधिकृति कोई नई आरा मिल नियम 4 के अंतर्गत स्वीकृत परमिट के अधीन या अनुसार को छोड़कर स्थापित नहीं करेगा। सब रूल 2. नो ओनर ऑफ ए sawmill shall, after the commencement of these rules, carry on sawing operation except under and in accordance with a license granted under Rule 7 or 7A of these rules. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात एक आरा मिल का कोई स्वामी इन नियमों के नियम 7 या 7A के अंतर्गत स्वीकृत अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के अनुसार एवं अधीन को छोड़कर आरा मशीन की क्रिया नहीं चलाएगा, उसको ऑपरेट नहीं करेगा। सब रूल 3. No owner of a sawmill in respect of whom the license has been cancelled or suspended under Rule 8 shall carry sawing operation in that mill after the cancellation or suspension as case may be during the period for which the license has been cancelled or suspended. एक ऐसी आरा मिल का स्वामी जिसके संबंध में नियम 8 के अंतर्गत लाइसेंस निरस्त या निलंबित किया गया है, ऐसा निरस्तीकरण या निलंबन होने के पश्चात
यथा स्थिति ऐसी अवधि जिसमें लाइसेंस निरस्त या निलंबित रहा के दौरान उस मिल में आरा कार्य यानी साइंग ऑपरेशन का प्रचलन नहीं कराएगा। To give effect to the provisions of this clause, the licensing officer or any other officer not below the rank of ranger authorized by him in writing shall take such steps which he think necessary in this regard, including sealing of sawmill with or without its accessory to stop the sawing operations। इस खंड के प्रावधानों को लागू करने हेतु लाइसेंसिंग अधिकारी या उसके द्वारा लिखित में अधिकृत किए गए वो वन अधिकारी जो रेंज अफसर की रैंक से नीचे का ना हो, इस संबंध में ऐसे कदम उठाएगा जैसा वह उचित समझे, जिसमें आराम मशीन को उसके एक्सेसरी सहित या बिना सील बंद करना शामिल है, जिससे कि आराम मिल काम करना बंद कर दे। सब रूल 4, No sawmill owner shall receive any timber from any customer for the sawing on hire unless a certificate of rightful ownership issued by a revenue officer not below the rank of a tahsildar or any other officer authorized in this behalf। कोई आरा मिल का स्वामी किसी ग्राहक से चिराई हेतु किराए पर लकड़ी उस समय तक नहीं लेगा जब तक कि एक राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो या इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी उसके अधिकारपूर्ण स्वामित्व का प्रमाण पत्र पेश नहीं कर देता। फॉर दिस पर्पज ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट कंटेंट इन दिस क्लॉज फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑरिजिन शैल बी कंसिडर्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ राइटफुल ओनरशिप। इस अंतर नियम क्लॉज की आवश्यकता की पूर्ति के प्रयोजनार्थ मूलतः निम्नलिखित प्रमाण पत्र अधिकारपूर्ण स्वामित्व के प्रमाण पत्र समझे जाएंगे। ए. ट्रांजिट पास इश्यूड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बी. परमिशन इश्यूड बाय कलेक्टर टू द लैंड होल्डर अंडर द प्रोविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट। सी. सर्टिफिकेट फ्रॉम ग्राम पंचायत फॉर टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रीज स्टैंडिंग इन द लैंड ऑफ ग्राम पंचायत फॉर फेलिंग फॉर विच परमिशन ऑफ कलेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। वन विभाग द्वारा जारी पारगमन ट्रांजिट अनुमति पत्र। बी. भू राजस्व अधिनियम या टेनेंसी अधिनियम के अंतर्गत जिलाधीश द्वारा भूधारक को जारी अनुमति। सी. ग्राम पंचायत क्षेत्र की भूमि में खड़े वृक्षों से प्राप्त इमारती लकड़ी के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र। डी. सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी if the timber which has been brought from sawing belonging to a government department or public sector undertaking। यदि चिराई के लिए लाई इमारती लकड़ी किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के स्वत्व की है तो किसी सक्षम अधिकृत से लिया गया प्रमाण पत्र। सब रूल 5, It shall be duty of sawmill owner to inform the nearest officer of forest or police department about any timber brought by any customer without any legal permit। बिना वैध अनुज्ञा पत्र कोई इमारती लकड़ी किसी ग्राहक द्वारा लाई जाने पर वन या पुलिस विभाग के निकटतम अधिकारी को सूचित करने का कर्तव्य आरा मिल के स्वामी का होगा। सब रूल 6, No owner of sawmill A. shall without the previous permission of chief conservator of forest of the area concerned change the location of the whole or part of the sawmill in respect of which a permit has been granted under Rule 4 or license has been granted under Rule 7 or 7A। मुख्य वन संरक्षक की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी आरा मिल का स्वामी आरा मिल का स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। बी. shall after commencement of these rules effect any expansion or production or diversification of the capacity of sawmill except the previous provision of licensing officer। यानी कि लाइसेंसिंग ऑफिसर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अपने आरा मशीन को बढ़ा नहीं सकता या उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ा नहीं सकता है। सब रूल 7,
No owner of a wood handicraft sawmill shall receive, purchase, sell, stock, or process any green timber or round timber. 8. No wood handicraft sawmill shall receive any sawn timber from any person other than a licensed sawmill owner or any person dealing in the timber and having valid sale tax registration number. सब रूल 7 और 8 वुड हैंडीक्राफ्ट सॉ मिल के मालिकों के लिए। इसलिए कोई भी वुड हैंडीक्राफ्ट सॉ मिल का मालिक किसी प्रकार की हरी लकड़ी या राउंड टिम्बर को सॉइंग के लिए न तो प्राप्त करेगा, न उसको खरीदेगा, न उसको बेचेगा, न उसको स्टॉक करेगा और न प्रोसेस करेगा। इसके अलावा वुड हैंडीक्राफ्ट सॉ मिल का मालिक है वह बिना लाइसेंस वाली सॉ मिल से सॉन टिम्बर प्राप्त नहीं करेगा और ऐसे व्यक्ति से प्राप्त नहीं करेगा जिसके पास में रजिस्ट्रेशन का वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो। इस नियम संख्या 3 के उल्लंघन पे जो सजा का प्रावधान है वह इस नियम संख्या 13 में दिया हुआ है। इस नियम संख्या 13 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पेनल्टी इम्पोज करने का भी अधिकार दिया गया है और आरा मिल परिसर में पाई गई अनअकाउंटेबल टिम्बर को फॉरफिट करने का भी पावर दिया हुआ है। इसके अलावा जो सजा है वो 6 माह तक की सजा और 500 रुपये जुर्माना या दोनों के प्रावधान दिए गए हैं। कुछ कंडीशन में यह सजा डबल भी करने के प्रावधान दिए हुए हैं। तो इस नियम 13 को मैं कमेंट्री के साथ डिस्प्ले कर रहा हूं। नियम 13 शास्तियां पेनल्टीज। जहां अपराध के लक्षण अनुज्ञा निरस्त करने या निलंबन करने का औचित्य नहीं रखते हैं या यदि वह अपराध नियम 3 के अंतर्गत किया गया है तो अनुज्ञा अधिकारी ए हिसाब में नहीं आई इमारती लकड़ी को जब्त कर सकता है और या बी प्रथम व्यतिक्रम डिफॉल्ट के लिए 500 रुपये तक, द्वितीय व्यतिक्रम के लिए 1000 तथा प्रत्येक पश्चात व्यतिक्रम के लिए 2000 रुपये तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से द्वितीय व्यतिक्रम के लिए 1000 रुपये तो पश्चातवर्ती व्यतिक्रम के लिए 2000 रुपये तक दंडनीय होगा। हिसाब में न ली गई इमारती लकड़ी का अधिहरण कर लिया जाएगा। नंबर 3A यदि कोई व्यक्ति जब उससे इन नियमों द्वारा या इन नियमों के अधीन किसी आदेश द्वारा किसी कथन करने या सूचना देने की अपेक्षा की जाए ऐसा कोई कथन करता है या ऐसी सूचना देता है जो तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है तथा उसे ऐसा मिथ्या जानता है या उसके पास ऐसे मिथ्या मानने के कारण हो या उसे सत्य नहीं मानता है, या बी किसी पुस्तक, लिखे अभिलेख, घोषणा पत्र या अन्य दस्तावेज में जिन्हें इन नियमों के अधीन की कारावास से जो 6 माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों दंडनीय होगा। अब हमें सजा के संबंध में एक चीज सोचनी है, वह यह है कि ये नियम 1983 में लागू हुए और 1983 में राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 42 में सजा के प्रावधान नहीं थे। धारा 42 में राज्य सरकार को सजा के मामले में नियम बनाने की शक्तियां दी गई थी कि राज्य सरकार न्याय नियम बना करके इसके लिए सजा तय करे। 2012 में राजस्थान वन अधिनियम 1953 में ही संशोधन करके धारा 42 के अंदर सजा के प्रावधान दे दिए, जिसके अनुसार धारा 41 के तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को 6 माह तक की जेल की सजा या 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा के प्रावधान किए गए थे। और यदि अपराध सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले किया जाता है तो ये प्रावधान डबल कर दिया गया। और यदि अपराध
दोबारा किया जाए तो भी ये यह प्रावधान डबल किया हुआ है। इस धारा 42 को मैं एक कमेंट के साथ जो डिस्प्ले कर रहा हूँ। धारा 41 के अंदर बनाए गए नियमों के भंग करने के लिए शास्ति। उपधारा 1, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो 25,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 2, ऐसे मामले में जब उपधारा 1 के अधीन अपराध सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व या विधि पूर्व प्रातिकातिक के प्रतिरोध करने की तैयारी करने के पश्चात किया गया हो, या अपराधी उसी प्रकार के अपराध के लिए पहले भी सिद्ध दोष हो चुका हो, वहाँ शास्तियाँ उपधारा 1 में उल्लेखित शास्तियों से दुगनी होगी, यानी कि 1 साल का जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो स्पष्ट है कि जो आराम मिल नियम है उसके अंदर जुर्माना 500 रुपये ही है, जबकि अधिनियम की धारा 42 में जुर्माना 25,000 रुपये है। तो यहाँ अधिनियम में 25,000 रुपये और नियम में 500 रुपये। तो यह विरोधाभास होने पर एक जनरल रूल के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को उसके तहत बनाए गए नियम सुपरसीड नहीं कर सकते, इसलिए अधिनियम के प्रावधान ही लागू होंगे। इसलिए सजा के प्रावधान धारा 42 वाले ही लागू होंगे। अब दूसरा, इन नियमों के तहत यदि किसी ने लाइसेंस प्राप्त कर रखा है और वो लाइसेंस झूठे दस्तावेज पेश करके प्राप्त किया हुआ है, या लाइसेंस के अंदर जो शर्तें इंपोज की गई है वो उसकी पालना करने में वह असफल रहता है, इस तरह के मामलों में लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस सस्पेंड करने, उसको कैंसिल करने या पेनल्टी इंपोज करने के प्रावधान इस आरामिल नियम के नियम 8 में दिए हुए हैं। वो उसको मैं एक कमेंट्री के साथ में डिस्प्ले कर रहा हूं, इसका आप अवलोकन करें। रूल 8, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। इफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड either on a reference made to him in this behalf or otherwise that a license granted under Rule 7 or under 7A has been obtained by misappropriation or to as a essential fact or इस संबंध में उसे किए गए संदर्भ पर या अन्यथा प्रकार से अनुज्ञा अधिकारी यदि संतुष्ट है कि नियम 7 के अंतर्गत या 7A के अंतर्गत स्वीकृत अनुज्ञा पत्र किसी मिथ्या निरूपण द्वारा या किसी अनिवार्य तथ्य से संबंधित, या B, the holder of a license has without reasonable cause failed to comply with the conditions subject to which the license had been granted or has contravened any of the provision of these rules without prejudice to any other penalty to which the holder of license may be liable under these rules. The licensing officer may, after giving the holder of a license an opportunity of showing cause, cancel or suspend the license and forfeit the sum, if any, or any portion thereof deposited as a security for the due performance of conditions subject to which license has been granted. On such cancellation of suspension or the unaccounted timber shall be forfeited and sawmill shall be sealed to stop serving operations. यानी बिना किसी उचित कारण यदि अनुज्ञा जारी यानी लाइसेंस होल्डर ऐसी शर्तों जिनके अधीन अनुज्ञा स्वीकृत हुई है का पालन करने पर असफल रहा है या इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो ऐसे नियमों के अधीन किसी अन्य शास्ति जिससे वो दंडनीय हो सकता है कि पूर्वाग्रह बिना अनुज्ञाधारी
उस अनुज्ञा धारक को कारण बताने का एक अवसर देकर अनुज्ञा पत्र निरस्त या निलंबित या जिन शर्तों के अधिन अनुज्ञा स्वीकृत हुई है के उचित पालन हेतु जमा की गई पूर्ण या आंशिक राशि जब्त कर सकता है। ऐसी निरस्तीकरण या निलंबन पर इमारती लकड़ी जिसका हिसाब नहीं है भी जब्त की जाएगी एवं आरा क्रिया बंद करने हेतु आरा मील को मोहर लगाकर बंद कर दी जाएगी। B. The holder of license granted under Rule 7A has without reasonable cause failed to comply with the conditions subject to which license has been granted or has contravened any provision of these rules or has been found to have received or processed green timber or round timber from any source for serving or direct sale or trade or sawn timber. The licensing officer shall, after giving the holder of license an opportunity of showing cause, cancel the license and forfeit sum, if any, or any portion thereof deposited as security without prejudice to any other penalty to which holder of license may be liable to under these act. तो रूल 7A के तहत जो लाइसेंस जारी किया गया वो भी इस प्रकार की नियम उल्लंघन की कार्रवाई करते हैं तो उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है या उसकी जो जमा डिपॉजिट है उसको पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है। Provided that where it is not proposed to cancel or suspend the license, the licensing officer may forfeit the unaccountable timber and or impose the penalty of Rs 500 up to 1000 and up to 2000 for first, second and subsequent default। या यदि लाइसेंस को सस्पेंशन या कि कैंसिल करने का प्रस्ताव नहीं है तो वो अनअकाउंटेबल टिम्बर है उसको फॉरफिट किया जाएगा और पहले डिफ़ॉल्ट पे 500 रुपये तक, दूसरे पे 1000 तक, तीसरे पे 2000 तक पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो ये हमने देखा कि इस नियम में दो तरह के मामले सामने आए हैं। एक तरह के तो वो जिसमें परमिट या लाइसेंस लिया ही नहीं और आरामिल चलाई जा रही है, उसके लिए तो सजा का प्रावधान नियम 13 और अधिनियम की धारा 42 के तहत दिए हुए हैं। एक वो है कि इसमें परमिट लाइसेंस तो मिले हैं लेकिन वो गलत ढंग से लिए गए हैं, उनकी शर्तों की पालना नहीं की जा रही है। ये इस मामलों में जो पेनल्टी है वो उसके प्रावधान नियम 8 में दिए हुए हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। अब हम आते हैं कि जो व्यक्ति आरा मिल पर इमारती लकड़ी को चिराने या कटवाने के लिए ला रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो नियम 9 के अनुसार जो व्यक्ति आरा मिल पर अपनी इमारती लकड़ी को चिरवाने या कटवाने ला रहा है तो उसको अपना मालिकाना प्रमाण पत्र आरा मिल के मालिक को दिखाना पड़ेगा। ये प्रावधान आरा मिल नियम के नियम संख्या 9 में दिए गए हैं जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। नियम 9, ग्राहकों पर अंकुश। आरा मील पर लकड़ी चिराने वाला ग्राहक उस आरा मील स्वामी को नियम 3 अंतर नियम 4 में उल्लिखित प्रमाण पत्र की चिराई हेतु लाई गई लकड़ी पर वो अधिकारित स्वामित्व रखता है अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा। यदि जांच या अन्य प्रकार से नियम 3 अंतर नियम 4 में उल्लिखित स्वामित्व घोषणा हेतु दिया गया प्रमाण पत्र असत्य पाया जाए तो संबंधित व्यक्ति दंड के योग्य होगा। अब मुख्य बात जो है वो ये है कि आरा मिल नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या शर्तों की पालना नहीं करता है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की क्या प्रक्रिया होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे वन अधिकारी गण इस प्रक्रिया के मामले में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आरा मिल के निरीक्षण करने की शक्ति के प्रावधान नियम संख्या 10 में दिए गए हैं। ये नियम संख्या 10 को मैं कमेंट्री के साथ इसको है डिस्प्ले कर रहा हूं।
Rule 10. Power of inspection. For purpose of ascertaining the position or examining the working of a sawmill or for any other purpose of these rules, forest officer not below the rank of a ranger or the licensing officer in this behalf shall have the right A. To enter and inspect sawmill. B. To examine and for this purpose order the production of any document, book, register or record in the possession of or power of any person having control or employed in connection with any sawmill. And C. To inquire from any person having the control of or employed in connection of with any sawmill. मतलब रेंज अफसर या उससे ऊपर के अधिकारी या लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी भी आरा मिल का निरीक्षण कर सकते हैं, उसके लिए वह डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आदेश दे सकते हैं और वहाँ की जांच कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार लाइसेंसिंग ऑफिसर या फॉरेस्ट ऑफिसर जो रेंजर से नीचे के रैंक का नहीं हो और उसको लिखित में ऑथराइज किया गया हो उसके द्वारा, ये अधिकारी आरा मिल का निरीक्षण करने में सक्षम है। तो यानी कि वन रक्षक, वनपाल ये आरा मिल के निरीक्षण करने में सक्षम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर वन रक्षक और वनपाल की ड्यूटी क्या है? तो वन रक्षक और वनपाल अपने कार्य क्षेत्र में जितनी भी आरा मशीनें चल रही है उनकी जानकारी रखेगा और किन किन आरा मशीनों को परमिट और लाइसेंस दिए गए हैं उनकी जानकारी रखेगा। यदि उनकी जानकारी में कोई नई आरा मिल खुलने और चलने की बात आती है और उपवन संरक्षक कार्यालय द्वारा उनको किसी प्रकार का परमिट या लाइसेंस नहीं दिया गया है, तो ऐसे आरा मिलों की सूचना वे तुरंत लाइसेंसिंग अफसर को देंगे। तो आरा मिलों की स्थापना की और ऑपरेट होने की है विजिलेंस वन रक्षक और वनपाल को करनी है। इसके अलावा जब लाइसेंसिंग ऑफिसर या फॉरेस्ट ऑफिसर जो रैंक अफसर के नीचे की रैंक का नहीं हो या किसी आरा मिल के निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वन रक्षक और वनपाल उनके साथ रहेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। तो पहला स्टेप है आरा मिलों का निरीक्षण करना। अब आरा मिलों के निरीक्षण के दौरान क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, मैंने इसके 2-3 प्रपत्र बनाए थे। उसमें पहला तो कि आरा मिल के मालिक को सूचित करना कि भी मैं आपकी आरा मिल का इस धारा के तहत निरीक्षण करने आया हूं, मुझे ये निरीक्षण करवाएं। दूसरा जो है प्रपत्र बना है वो अभिलेख की मांग करने का है कि भाई जो आरा मिल से संबंधित अभिलेख, उनका परमिट है, लाइसेंस है, उनके रिकॉर्ड्स है, वो पेश करने के लिए मांग पत्र का प्रपत्र है। तीसरा आरा मिल के निरीक्षण की रिपोर्ट के है। तो ये 3 प्रपत्र जो मैंने बनाए थे वो मैं इस पे डिस्प्ले कर रहा हूं। यदि किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को अच्छा काम का लगे तो उसको जरूर फॉलो करें।
इसके अलावा निरीक्षण के दौरान यदि निरीक्षणकर्ता को यह जानकारी में आए इस आरा मिल में आरा मिल मालिक की आरा मिल नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है या उल्लंघन हो रहा है, तो वो इस आरा मिल के उल्लंघन के मामले में एक मौका पंचनामा बनाए और आरा मिल का नजरी नक्शा भी बनाए। इसके साथ जो आरा मिल के परिसर में जो लोग काम करते हैं और आरा मिल का मालिक वो उनके बयान ले, इसके संबंधित आवश्यक जो दस्तावेज है उनको प्राप्त करके वो उनको जब्त करे और आरा मिल परिसर में जो अनअकाउंटेबल टिम्बर पाई जाती है उस अनअकाउंटेबल टिम्बर को जब्त करके वो उसको आरा मिल के स्वामी को ही सुपुर्दनामे पे सुपुर्दगी पे दे दे और आरा मिल में जो आरा लकड़ी काटने परिवर्तित करने के लिए काम आते हैं वो, और यदि आवश्यक समझे तो उसकी एसेसरी भी जब्त करके उनको सील कर दे ताकि वे दोबारा ऑपरेट नहीं हो सके और सुपुर्दनामे पे आरा मिल मालिक को सौंप दे। इसके अलावा इस आरा मिल नियमों में 6 माह की सजा का प्रावधान है। ये इसलिए राजस्थान वन अधिनियम की धारा 64 के तहत जो व्यक्ति आरोपी है नियम के उल्लंघन का, उसको गिरफ्तार करके उसको बॉन्ड पे छोड़ दे। ये सारी कार्रवाई करने के बाद में यदि निरीक्षण रेंजर या एसीएफ द्वारा किया जा रहा है तो उसकी निरीक्षण रिपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दे रहे हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसमें यदि किसी अपराध का होना पाते हैं तो इसकी पीओआर जारी करें और यदि निरीक्षण लाइसेंसिंग अथॉरिटी ही कर रहे हैं तो वे मौका पंचनामा, नजरी नक्शा, अनअकाउंटेबल टिम्बर की जब्ती उसका सुपुर्दनामा, आरे की जब्ती उसका सुपुर्दनामा और उसके सील करने की कार्रवाई का पर्चा, रिकॉर्ड प्राप्त करने का पर्चा और आरोपी को गिरफ्तार करने का फर्द या पर्चा वहां वो मौके पे बने और पीओआर जारी करे। इतनी कार्रवाई होने के बाद अब इसमें कार्रवाई आती है कि यदि आरा बिना परमिट या बिना लाइसेंस के ही चल रहा है या लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई है और वो चल रहा है तो उसके संबंध में अनअकाउंटेबल जो टिम्बर जब्त की है उसको फॉरफिट करने के लिए एक 100 कोज का नोटिस आरा मिल के मालिक को देकर उसकी सुनवाई करके और उसको फॉरफिट कर ले और उसके ऊपर नियम 13 के अनुसार यदि पहला अपराध है तो 500 रुपए तक, दूसरा अपराध है तो 1000 रुपए तक या इसके बाद के अपराध है तो 2000 रुपए तक पेनल्टी इंपोज करते हैं। यदि आरा मिल मालिक वो पेनल्टी जमा नहीं करवाते हैं तो उसके खिलाफ परिवाद बना करके न्यायालय में पेश करते हैं। यदि आरा मिल पर
नियम 8 का उल्लंघन हो रहा है, जिसके अनुसार गलत सूचना देकर के लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, या लाइसेंस की शर्तों की पालना नहीं की गई हो, या रिकॉर्ड पेश नहीं किया हो, जो भी है, यदि इस प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा आरा मिल मालिक को 100 कोस नोटिस जारी करना चाहिए, और 100 कोस नोटिस जारी करने से पहले उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि वह आरा मिल ऑपरेट नहीं हो सके। आरा मिल के लाइसेंस को सस्पेंड करने के बाद 100 कोस नोटिस जारी करें, और आरा मिल के मालिक की सुनवाई के बाद यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपराध होना पाया जाए तो उस लाइसेंस को ही कैंसिल कर दें। और यदि लाइसेंसिंग अफसर ये सोचता है कि आरा मिल मालिक कोई अपनी गलती दोबारा नहीं करेगा, या आरा मिल मालिक द्वारा ऐसा वचन दिए जाने पर वह चाहे तो लाइसेंस कैंसिल नहीं भी करे और उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दे नियम 8 के तहत, जिसमें पहले डिफॉल्ट में 500 रुपए तक पेनल्टी, दूसरे डिफॉल्ट में 1000 रुपए तक पेनल्टी, और इसके बाद की सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट में 2000 रुपए तक की पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि आरा मिलों की स्थापना के लिए परमिट कैसे जारी करना चाहिए, आरा मिलों को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस कैसे जारी करना चाहिए, लाइसेंसों का रिन्यूअल कैसे किया जाना चाहिए, आरा मिल का यदि कोई स्थान परिवर्तन करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, तो उस लोकेशन चेंज करने की परमिशन सीसीएफ कैसे देंगे। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए आरा मिल के नियमों का अवलोकन करना चाहिए, और उसके बाद भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दिशा निर्देश दे रखे हैं, राज्य सरकार के भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, और वर्ष 2016 में और 2017 में भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो इस नियम, दिशा निर्देशों और भारत सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी करने, लाइसेंस जारी करने, लाइसेंस रिन्यूअल करने, और मुख्य प्रशासक द्वारा आरा मिल का स्थान परिवर्तन करने या आरा मिल मालिक का नाम परिवर्तन करने की कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये कार्रवाई जो लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा या मुख्य प्रशासक द्वारा की जाती है, इसकी डिटेल बहुत लंबी है और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये इस लंबाई तक जाना नहीं चाहता हूं। मेरा मकसद यही है कि वन रक्षक, वनपाल, रेंजर और डीएफओ जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो यदि किसी आरा मिल के नियमों का उल्लंघन हो तो उनको कार्रवाई किस तरह से करनी चाहिए, इस पे मैंने इस वीडियो में फोकस किया है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी और अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूंगा। बस निवेदन एक ही है कि मेरे YouTube के सब्सक्राइब वाले लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइबर अधिक से अधिक बने, ताकि इसकी मुझे प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।